ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, एसेट साइड को। तो एसेट साइड में क्या क्या आता है? तो मेनली इसमें दो ही हेडिंग था आपका, एक नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा करेंट एसेट्स। अब क्या क्या है नॉन करेंट एसेट, पहले वो देख ले। तो नॉन करेंट एसेट्स में आपका जो सब हेडिंग है, पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें पहला जो सब हेडिंग होगा वो होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, ये सब आ जाएगा। इनटैंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, वो सब। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं करना है, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट नहीं करना है, उसकी बात नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो एक ऊपर ऊपर तरीके से पढ़ लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप पकड़ पाओ कि कहाँ जाएगा। ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि रीसेल नहीं करना है आपको, विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। मतलब बिजनेस में खरीद के दोबारा बेचना नहीं है, उसको अपने इस्तेमाल में रखना है और उससे पैसा कमाना है। उसको बेच के पैसा नहीं कमाना, उसके इस्तेमाल उसके से पैसा कमाना है। ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिजनेस अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है, ज़मीन में या बिल्डिंग्स में, उन सब में। इक्विटी में दूसरी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती है, डिबेंचर में, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकती है, या कोई अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। नेचर आपको दिया रहेगा, ये आपको देना होगा उसमें। ये सब आ जाएगा आपका अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। अब यहाँ देखो, द इन्वेस्टमेंट हेल्ड टू मैच्योरिटी शैल बी स्टेटेड सेपरेटली। अगर कोई मैच्योरिटी की कगार पे है तो उसको अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। फॉलोइंग शैल ऑल्सो बी डिस्क्लोज, और उसके साथ ये भी दिखाना होगा। पहला, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू देयर ऑफ, कितना उसका एग्रीगेट अमाउंट कोटेड है और कितना मार्केट वैल्यू है। एग्रीगेट अमाउंट अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट अमाउंट पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये सब बेसिकली डिस्क्लोजर पर्पज से होता है, ये आपके लिए कम चांस से पूछेगा, ताकि शेयर होल्डर को हम लोग इन्फॉर्म कर पाएं कि कंपनी कहाँ कहाँ और पैसा लगाना चाह रही है, उन सब के बारे में। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये हम लोग को कवर नहीं करना है तो छोड़ देते हैं इसको। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें क्या क्या है? ऐसा लोन जो 12 महीने से ज़्यादा टर्म का वो होगा, पर यहाँ पे लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। जैसे कैपिटल एडवांस के नाम से हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से हो सकता है, या अदर लोन्स एंड एडवांसेस, उसका नेचर आपको दिया रहेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना 12 महीने ज़्यादा टेन्योर का रहेगा। अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? जो ऊपर दिए गए आइटम में इंक्लूड नहीं हो रहा है और लॉन्ग टर्म नेचर का है, वो आ जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स में। ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधा हम लोग करंट एसेट्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बराबर आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए करंट एसेट्स कौन है? ऐसा एसेट जिसका 12 महीने ज़्यादा का टेन्योर हो, या आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है, जो ऑपरेटिंग साइकिल है, उससे ज़्यादा का हो, वो आ जाएगा। सॉरी, उससे कम का हो और 12 महीने से कम का हो, वो आ जाएगा आपका करंट एसेट्स में। ठीक है। क्या क्या इसमें देखते हैं। सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो कि 12 महीने से कम टाइम का है, वो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी सकता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड। ठीक है। 12 महीने से कम का इस्तेमाल में रखा आपने तो यहाँ आ जाएगा। इन्वेंट्रीज की बात करें तो रॉ मटेरियल में WIP, फिनिश गुड्स या गुड्स अक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बराबर क्वेश्चन आता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स के ऊपर, ये आपका इन्वेंट्री में आता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर एंड बिल रिसीवेबल, यही दोनों आएगा इसमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कैश फ्लो में, अभी तो शॉर्ट में देख लो नाम बस, और रेशियो में भी करेंगे इसको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा आपका कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, कैश इन हैंड, अदर्स। अदर्स मतलब कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है वो सब। एयर मार्क्ड बैलेंसेज विद बैंक, बैलेंसेज विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी। ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। एयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी, ये सब आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में।
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या आ जाएगा, तो ऐसा लोन्स एंड एडवांस जो कि 1 साल से कम में सेटल हो जाएगा वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। ठीक है। अदर करेंट एसेट्स की बात करें तो ऊपर दिए गए में फॉल नहीं करता है और 1 साल से कम का है तो वो इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स एटसेट्रा, वो सब आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा आइटम आपको याद रखना है, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल कमिटमेंट्स, कभी कभी इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसको भी कवर कर लिया है। कंटीजेंट लायबिलिटीज में बात करूँ तो कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी होता है जिसके प्रोबेबिलिटी तो होने के चांसेस भी हैं, नहीं होने के चांसेस भी हैं, दोनों संभव है। जैसे कोर्ट में कोई लिटिगेशन केस चल रहा है, कोई क्लेम कर दिया आपके ऊपर, उसके ऊपर केस चल रहा है, अब ये चांसेस है कि केस अगर आप जीत जाओगे तब तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट अगर हार जाओगे तो आपको सामने वाले को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। तो ऐसे लायबिलिटी कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, वही बात यहाँ मेंशन है, दोज लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अ हैपनिंग ऑफ इन फ्यूचर। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। कहाँ डिस्क्लोज होता है, नोट्स टू अकाउंट में। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ टू द यूजर, एग्जाम्पल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट, गारंटी, अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लाइबल। कोई क्लेम हुआ है पर अभी फैसला नहीं हुआ है, बट आपके फेवर में हो सकता है, आपके अगेंस्ट दोनों हो सकता है, तो उसके लिए आपको कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट में। कैपिटल कमिटमेंट क्या है, देखो a future liability for capital expenditure in respect of which contracts have been made, as example uncalled liability on shares and other investment। ठीक है, जो कि पार्टली पेड है, मतलब आपने कमिटमेंट कर रखा है, आज नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, पर फ्यूचर में हो सकता है, वो होता है कैपिटल कमिटमेंट। प्रपोज डिविडेंड, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी पार्ट बन जाता है करंट ईयर का, लेकिन बिल्स रिसीव प्रपोज नॉर्मली करंट ईयर का ही होता है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, आपने डिस्काउंट करा दिया है बट कंफर्म नहीं हुआ है कि वो हो ही चुका है उसका पेमेंट, वो आपका डिफॉल्ट भी हो सकता है। अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लाइबल, इसके अलावा कोई भी और केस बन सकता है। तो यहाँ तक आके आपका बैलेंस शीट का सारा आइटम ओवर हो गया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको जल्दी से एग्जाम्पल दिखा दूँ, कैसा एग्जाम्पल पूछेगा इसके ऊपर। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपके ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर, मैंने एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन लिया, मेनली इसी से पूछता है, इनकम स्टेटमेंट से कम ही पूछता है, पर क्वेश्चन आप दोनों देख लेना। ये मैंने आपको एग्जाम का लिया है ताकि आपको आइडिया मिले कैसा मिलता है। देखो आपको पूछेगा यहाँ पे कि आपको मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बताना है इन आइटम्स का, टोटल 7 आइटम है। जैसे पहला आइटम है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, बस इतना। अगर मान लो ये टोटल 8 केस है जो 4 मार्क्स का रहेगा, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, मतलब इसका 2 मार्क्स है और इसका 2 मार्क्स है, ऐसे बटा रहता है। यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स, यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स, ऐसे हम लोग को मार्किंग करना पड़ता है। ठीक है, और इन सबको मिला के लास्ट में 4 मार्क्स देना पड़ता है, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग होता है। सेकंड है लोन 1 लाख पेबल आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल है तो नॉन करेंट है लॉन्ग टर्म बोरिंग में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब 12 महीने के अंदर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो इसको करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स मानोगे। डिपॉजिट है ना तो करंट एसेट मानोगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में शो करोगे। लूज टूल्स मैंने आपको कहा था, याद रखना लूज टूल्स आता है करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री में। ट्रेडमार्क नॉन करंट एसेट पीपीई में, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये हेडिंग का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड नॉन करंट एसेट्स, हेडिंग है पीपीई, सब हेडिंग क्या है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उस वाले हेडिंग में। कैश एंड बैंक करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, किसमें ट्रेड पेबल में। ठीक है, चलिए इनकम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे ये सब, इसलिए इसका फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है, इग्नोर मत कीजिएगा आप इसको। देखिए ये कहाँ बताया गया है, पार्ट 2 में बताया गया है शेड्यूल 3 के। पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में पीएल अकाउंट, उल्टा है, कंफ्यूज नहीं करना। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएल अकाउंट। अब इसमें कैसे बनता है, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है आपका बिजनेस का वो सबसे ऊपर लेते हैं,
अगर कोई अदर इनकम भी हो रहा है बिजनेस के अलावा भी, तो वो भी साथ में देते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा टोटल रेवेन्यू 1+2। ठीक है, यहाँ भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता है, और उससे माइनस करते हो एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में भी इसने हेड दिया अलग अलग, क्या क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर टोटल एक्सपेंस निकालोगे तो निकलेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब इस वाले अमाउंट में से इस वाले को माइनस करोगे ये, तो निकलेगा पीबीटी, और उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ये मिसप्रिंट हो गया है, प्रॉफिट और लेस नहीं है, प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, फॉर पीरियड, इसको पैट भी कर सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी कहा जा सकता है। हालांकि इसमें और भी आइटम आते हैं, बट आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इसलिए मॉडिफाइड, देखो यहाँ क्या लिखा, मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सीबीएसई, इतना ही आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आइटम होते हैं, पर आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो बुक में तो पूरा लंबा चौड़ा दिया, पर उतना नहीं पढ़ना, आपको इतना ही करना है। मैंने उतना ही दिया स्ट्रिक्टली जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा लिया ही नहीं है। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, आपको यही ध्यान रखना होगा। देखिए, तो आपका जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है, या तो आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो वो, फिर अदर कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो वो, उसमें से डिस्काउंट यहीं पे लेस कर देना, अलाउंस, रिटर्न, एक्साइज ड्यूटी सब यहीं पे लेस होगा। अगर कोई स्क्रैप है तो वो भी इनकम का पार्ट बनता है, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये स्क्रैप भी यहीं ऐड होता है, याद रखिएगा। चलिए, अब फाइनेंस कॉस्ट की बात करें, अगर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, कभी कभी ये पूछता है बैंक वगैरह के रिलेटेड, तो उसके लिए इनकम होता है इंटरेस्ट, डिविडेंड, और लेस होता है सर्विस टैक्स। ठीक है, अब तो सर्विस टैक्स खत्म हो गया है, अब क्या हो जाता है इसके जगह पे, अब इसके जगह पे आ गया है जीएसटी। ठीक है, बट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे अभी भी आप ये कह सकते हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अभी भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अभी तक उसको जीएसटी से हटाया गया, एग्जाम्प्ट रखा गया है। एनीवे, चलिए, हालांकि कुछ केसेस में लगता है, तो सर्विस टैक्स लगे, या फिर मैं लिख ही दूँ, कहीं कहीं पे जीएसटी भी लग जाएगा, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर इनकम की बात करें, तो अदर इनकम में ऐसा कोई भी इनकम जो कंपनी अर्न करती है फ्रॉम सोर्सेज अदर देन ऑपरेटिंग इन एक्टिविटी, मतलब आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावे, जैसे किसी शेयर में इन्वेस्ट किए और कोई डिविडेंड मिल गया, वो यहाँ आ जाएगा। कहीं पे बैंक में जमा किए, इंटरेस्ट मिल गया, वो यहाँ आ जाएगा। किराए पे लगाए हो, रेंटल इनकम आ गया, वो यहाँ आ जाएगा। सेल करने से कुछ प्रॉफिट लॉस आ गया, वो यहाँ आ जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, वो सब अदर नॉन ऑपरेटिंग या मिसलेनियस इनकम, वो यहाँ आ जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स, वो सब आपका मिसलेनियस अदर इनकम में आ जाता है। एक्सपेंस का कैटेगराइजेशन किया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। तो देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वही बेसिक फॉर्मूला जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की बात करें, तो यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है, देखिए, इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स परचेज बाय ट्रेडिंग कंपनीज विथ पर्पस टू रीसेल लेटर, बट इफ कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन गुड्स परचेज, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड, वो यहाँ पे शो करेंगे। ये ध्यान से देखो, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस को, इन सब से क्वेश्चंस कम बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट के। एम्प्लॉयज बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन भी, ये देख लो। एम्प्लॉयज बेनिफिट में एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस या कोई भी अदर छोटे मोटे खर्चे, ग्रेचुटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो सब कहाँ आ जाएगा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब आपने लोन पे पैसा लिया, उसमें कुछ इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, कोई चार्जेस लग गया, तो वो सब कहाँ आ जाएगा, आपका फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन वेरियस बोरोइंग्स, अदर बोरिंग कॉस्ट जैसे लोन प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल, ये सब आइटम, ये सब कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा।
ये मिसप्रिंट है, I.E है। एनीवे चलो आगे देखें। इसमें डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एटसेट्रा, ये सब आपका अदर बोरिंग्स में आ जाएगा। एंड लास्ट, नेट गेन या लॉस इनकर्ड ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसलेशन, फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं वो भी फाइनेंस कॉस्ट में ही आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखना होगा आपको, जैसे इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड वो सब खर्चे भी आपके फाइनेंस कॉस्ट में ही कवर होंगे। अच्छा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? तो इट रेफर्स टू, जैसे डिप्रिसिएशन आपने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ भी है। इट रेफर्स टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दैट इज रिटन ऑफ ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन, उसके अलावा अमोर्टाइजेशन। तो याद होगा आपको, डिप्रिसिएशन यूज करते थे टैंजिबल में और अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं इनटैंजिबल में। दोनों है एक ही चीज़, बस अंतर यह है कि वो टैंजिबल में यूज होता है, ये इनटैंजिबल में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट एटसेट्रा, उन सब पे। ठीक है, अब आ जाओ अदर एक्सपेंसेस। अब इन सब में जो एक्सपेंस फॉल नहीं किया उसको कहाँ दिखाओगे? अदर एक्सपेंसेस में दिखा दोगे। तो दीज एक्सपेंसेस रेफर्स टू डिस्पर्सल or expenses that cannot be included in any of the category listed above. For example, selling and marketing expense, administrative expense, advertising, carriage inward, carriage outward, commission payable, bad debts, fee paid to auditor advisor, insurance expense, utilities like water, electricity expense etc. अब ये पार्ट अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं छोटे छोटे आइटम में से क्वेश्चन बना देता है आपका। ठीक है, तो अब इस लिस्ट का कोई लिमिट नहीं है, बट इन सब का लिमिट है। ये अगर इन सब में कवर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। क्लियर? चलिए एक नोट दिया वो देख लें। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट इज अ स्टेटमेंट अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट शोज डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इट ऑल्सो शोज इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह वो सब चीज़। तो जो नोट्स टू अकाउंट हम लोग अटैच करते हैं उन सब में कुछ अलग अलग पॉलिसीज या जो चीज़ें ऊपर नहीं आ पाई वो सब भी यहाँ पे शो किया जाता है। ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, और ये एग्जांपल तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया था। चांसेस कम होता है इस पे क्वेश्चन आने के इनकम स्टेटमेंट पर, कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको दोनों फॉर्मेट आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट का भी, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, सो चलिए आपका ये चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे आके ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। बहुत इजी चैप्टर है, वो भी कोशिश करूँगा मैं जल्दी ही निपटा देने का। ठीक है, चलिए इसको मैं यहीं पर रुकता हूँ। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी ऐड ऑन करूँगा। और बड़ी मेहनत लग रही है, थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दो इसको। ओके, चलिए आज यहीं पर रोकते हैं। सो थैंक यू।